तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द फर्स्ट ग्रेडर मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम किमानी मारुगे है, वो जमीन पर काम कर रहा है, जमीन की जुताई कर रहा है और कुछ बीज बो रहा है। जब वह घर लौटता है तो वह रेडियो पर एक आदमी की बात सुनता है जो कहता है कि सरकार ने सभी के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। अपना नाम रजिस्टर करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत होती है, वह है उनका जन्म प्रमाण पत्र। अगले दिन गांव की स्कूल में कई माता पिता की भीड़ अपने बच्चों को स्कूल के लिए नाम रजिस्टर करने का प्रयास करने के लिए इकट्ठा होती है। शिक्षिका जेन अपना काम कर रही होती है जब उसे एक दूसरा शिक्षक अल्फ्रेड द्वारा बुलाया जाता है। वह उसे बताता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसे ढूंढ रहा है। तब जेन मारुगे से मिलती है और वो उसे एक अखबार का फटा हुआ टुकड़ा देता है जो कहता है कि शिक्षा सभी के लिए मुफ्त होगी। जेन का कहना है कि सिर्फ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है। मारुगे कहते हैं कि उन्होंने इसे रेडियो पर भी सुना और उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए होगा। अल्फ्रेड का कहना है कि पहले से ही कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में शामिल होना चाहते हैं और वे एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते जो चल भी नहीं सकता। स्कूल में अगले दिन जेन की क्लास स्टूडेंट से भरी रहती है। अल्फ्रेड ने उसे फिर से बाहर बुलाया और उसने देखा कि मारुगे स्कूल के दरवाजे के बाहर उसे अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अल्फ्रेड उसे बताता है कि वे उसे अंदर नहीं ले सकते, उसे घर जाकर शांति से आराम करना चाहिए और वही अपनी आखिरी सांस लेनी चाहिए। तब मारुगे उसे बताता है वो मरा नहीं है। तब अल्फ्रेड उसे बताता है कि उसके पास एक स्कूल यूनिफॉर्म होनी चाहिए जिसमें जूते भी शामिल हों, लेकिन उसके पास इसे लेने के लिए पैसे नहीं हैं। तब अल्फ्रेड जेन को बूढ़े से बात करने को कहता है। जेन उसे पूछती है कि वह स्कूल में क्यों शामिल होना चाहता है और मारुगे जवाब देता है कि वो पढ़ना सीखना चाहता है। जेन उससे माफी मांगती है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। जबकि मारुगे घर लौटता है और अपने प्यारे मुर्गियों के साथ कुछ समय बिताता है, फिर वो उन्हें बेच देता है और कुछ पैसे इकट्ठा करता है। वह उस पैसे का इस्तेमाल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए करता है जैसा कि अल्फ्रेड ने मांग की थी। मारुगे अपनी शर्ट और अपने जूते पहनता है और अगले दिन फिर से स्कूल जाता है। अल्फ्रेड ने जेन को एक बार फिर बाहर बुलाया और उसकी मुलाकात मारुगे से हुई। जेन अल्फ्रेड को बताती है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आसानी से हार नहीं मानेगा। तब अल्फ्रेड जेन को बताता है कि अगर वह मारुगे को स्वीकार करने के बारे में भी सोचती है तो उसे शिक्षा बोर्ड से परेशानी होगी। तब जेन कहती है कि अल्फ्रेड सही कह रहे हैं, वह इसे शिक्षा बोर्ड या माता पिता को कैसे समझाए। पर मारुगे का कहना है कि वह एक अच्छा स्टूडेंट बनने जा रहा है और इसके लिए वो बहुत मेहनत करेगा। तब जेन ने उसे अंदर जाने देने का फैसला किया और उसके लिए दरवाजे खोल दिए। जेन मारुगे को क्लास में ले जाती है और बच्चों को बताती है कि उनके साथ एक नया स्टूडेंट जुड़ रहा है। तब बच्चे हंसते हैं। जेन मारुगे को पीछे की तरफ बैठने को कहती है लेकिन वह कहता है कि वह वहां पीछे से नहीं देख पाएगा। तब जेन उसे सामने बैठने देती है और सारे बच्चों को ए अक्षर लिखना सिखाना शुरू कर देती है। उस दोपहर जब मारुगे घर लौटता है तो उसे अपने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, यह कहते हुए कि स्कूल बूढ़े लोगों के लिए नहीं है और उसका वहाँ कोई काम नहीं है। वे आवाजें उसके मन में उस समय की कुछ दुखद यादें वापस ले आती हैं जब वह छोटा था और उसका देश ब्रिटिश शासकों द्वारा नियंत्रित था। मारुगे अगले दिन वापस स्कूल लौटता है और वो अपनी मेज पर एक छोटी लड़की और एक लड़के कमाओ के साथ बैठता है। तब जेन ने कमाओ को ब्लैक बोर्ड पर 5 नंबर लिखने के लिए कहा। तब कमाओ नंबर को सही से लिखता है। फिर जेन मारुगे को नंबर 6 लिखने के लिए कहती है लेकिन वह उसे ठीक से नहीं सुन पाता। ब्रेक के समय जब बच्चे खेलते हैं तब मारुगे एक तरफ बैठे होते हैं। उसकी बेंच वाली लड़की, जबकि वह जन्म से अपंग है, उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो बीमार है। मारुगे कहते हैं नहीं, यह सिर्फ उसके कान हैं जो बहुत अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं। लड़की उससे कहती है कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और उसके कान को तब ठीक कर देगी। बच्चे क्लास में वापस आते हैं और अल्फ्रेड उनकी जांच करने के लिए आता है। जब वह मारुगे के पास जाता है तो वह उससे कहता है कि उसे अपनी पेंसिल तेज करने की जरूरत है। मारुगे ऐसा करने के लिए उठते हैं और फिर उनके दिमाग में एक और याद आती है। जब वे युवा थे तब अंग्रेजों ने उनके कान में एक तेज पेंसिल बार बार डालकर उन्हें तड़पाया था। जब वह लौटता है तो वह अच्छा महसूस नहीं करता और मिस उन्हें बाहर ले जाती है। बाहर मारुगे अकेले बैठे हैं, अपने कंगन से खेल रहे हैं। लड़की पास आती है और उससे पूछती है कि यह क्या है। मारुगे का कहना है कि वह जेल में था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया था। वह जेल में था क्योंकि गोरे लोगों ने उनकी जमीन चुरा ली थी और उसने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तब मारुगे और बच्चे फ्रीडम शब्द को बार बार दोहराते हैं और यह हंगामा शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करता है। तब अल्फ्रेड का कहना है कि वह इस स्कूल को परेशानी में डालने वाला है। एक फोटोग्राफर वहां के स्कूल पहुंचता है और मारुगे की एक तस्वीर लेता है और रेडियो पर मौजूद आदमी का कहना है कि प्राइमरी स्कूल में जाने वाले एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में अफवाह फैल गई है। अगले दिन स्कूल में 2 बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और मारुगे उन्हें अलग करने के लिए उनके बीच जाते हैं। इस समय एक सरकारी अधिकारी खुद यह देखने के लिए स्कूल जाता है कि क्या अफवाहें सच हैं। उन्हें प्रेस से एक फोन आया जिसने उन्हें स्कूल में पढ़ने वाले एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया और यह देखकर वह इससे खुश नहीं है और पूछता है कि मारुगे को वहां पढ़ने की अनुमति किसने दी। जेन का कहना है कि उसने ही उसे अंदर आने दिया। तब अधिकारी उन्हें बताता है कि उन्हें उसे निकालने की जरूरत है, वह स्कूल में एक और दिन नहीं बिता सकता। जिसके बाद जेन अपने पति को फोन करती है और मदद मांगती है, लेकिन वह बहुत कुछ नहीं कर सकता।
तब जेन शिक्षा सचिव के पास जाती है और उसे मारुगे के बारे में बताती है। सचिव का कहना है कि वे उसे स्कूल में स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इससे और भी बूढ़े लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इससे सरकार को उन संसाधनों की कमी हो जाएगी जो उन्हें बच्चों को देनी चाहिए। मारुगे के लिए वे केवल एक ही काम कर सकते हैं, उन्हें वयस्कों के लिए एक स्कूल में दाखिला कराना है। आखिरकार जेन मारुगे से मिलने आती है और उसे यह खबर बताती है। मारुगे अपने नए स्कूल में जांच करने जाता है, लेकिन वो स्कूल प्राइमरी स्कूल जैसा कुछ नहीं है। कोई भी वास्तव में सीखने के लिए नहीं है और कोई भी क्लास के समय पर ध्यान नहीं देता है। शोर इतना तेज है कि वह शिक्षक की बात भी नहीं सुन सकता और वहाँ शिक्षा का कोई सम्मान नहीं है। तब मारुगे अपने घर चला जाता है और मैडम के लौटने का इंतजार करता है। वह उसे अंदर आमंत्रित करता है और वे बात करते हैं। मारुगे का कहना है कि उनकी जनजाति अपनी भूमि से जीवित रहती थी जबकि अन्य जनजातियां अपने जानवरों से जीवित रहती थी, लेकिन अब आदमी कुछ भी नहीं है अगर वो यह नहीं जानता कि पढ़ना कैसे है। वो कहता है कि उसके पास एक पत्र है जिसे वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। बाद में जेन को अधिकारी का फोन आया है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने मारुगे के बारे में फिर से विचार किया है, लेकिन उसे समझाने का कोई मौका नहीं मिला। जेन अगली सुबह स्कूल लौटती है और अपनी क्लास में होने वाले गायन को सुनती है। वह क्लास में शामिल होती है और देखती है कि मारुगे बच्चों के साथ खड़ा है और उन्हें खुश कर रहा है। वह बच्चों को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि वह अलविदा कहने आया है और वह बच्चों को बताता है कि बकरी न पढ़ सकती है और न अपना नाम लिख सकती है, इसलिए जो आदमी पढ़ नहीं सकता वह बकरी से बेहतर नहीं है, इसलिए उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब जेन की बकरियां चतुर जानवर हैं और बहुत जिद्दी हैं, वे उनसे सबक सीख सकते हैं क्योंकि वे आसानी से हार नहीं मानते। तब वह क्लास में घोषणा करती है कि अब से मारुगे उसकी शिक्षण सहायक के रूप में काम करेगा, जिसके बाद मारुगे की कहानी खबरों में आती है और पूरा देश उसके बारे में पता चलता है। यह कुछ लोगों के गुस्से का कारण भी बनता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के साथ पढ़ाई करना सही नहीं है। अगले दिन अधिकारी वापस स्कूल आता है और जेन को बताता है कि मारुगे को वयस्क स्कूल जाना है। जेन उसे बताता है कि मारुगे के पास पैसे नहीं हैं और वह जवाब देता है कि उसके पास जल्द ही पैसा होगा क्योंकि उसकी जनजाति को किसी न किसी रूप में मुआवजा मिलने वाला है। और जो भी हो, जेन स्कूल में सिर्फ एक कर्मचारी है, इसलिए उसे वही करना होगा जो उसे बताया गया है। दूसरी तरफ मारुगे की याद उसे उसकी जवानी में ले जाती है और उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह गर्भवती है। हालांकि उनकी पत्नी ने उनके बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उन्हें अंग्रेजों ने तड़पाकर मार डाला। स्कूल में वापस जेन कुछ छोटे शब्दों को सीखने में मारुगे की मदद कर रही है। अगले दिन कामाओ के पिता मारुगे के पास जाते हैं और उसे पैसे मांगते हैं। वो कहता है कि वह जानता है कि प्रेस उसे पैसे दे रहा है और वह एक हिस्सा चाहता है। मारुगे का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं है और वह अपने घर के अंदर चला जाता है। तब कामाओ के पिता कुछ दोस्तों को स्कूल जाने और गड़बड़ करने के लिए पैसे देते हैं। इसके लिए कामाओ पूरी बातचीत का गवाह है। वे लोग स्कूल जाते हैं और कुछ शोर करते हैं, लेकिन मारुगे उन्हें अपनी छड़ी से पीटते हैं और उन्हें वहां से दूर भागते भगाते हैं। कामाओ फिर मारुगे के साथ बैठता है जो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो उसे अंक समझाने में मदद करता है। जबकि जेन को एक पत्र मिलता है जिसमें कहा है इसे ट्रांसफर किया जा रहा है। वह अपने पति को इसके बारे में बताती है और उनके बीच लड़ाई होती है क्योंकि उसके पति को लगता है कि जेन एक बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए बहुत अधिक त्याग कर रही है। तब जेन मारुगे से मिलने जाती है कि उसकी जगह लेने के लिए स्कूल में एक शिक्षक आने वाले हैं और माता पिता उनकी जय जयकार करते हैं। हालांकि बच्चे उन्हें समान भावनाओं से नहीं देखते हैं। जब नया शिक्षक आता है तो बच्चे स्कूल के दरवाजे बंद कर देते हैं और माता पिता और नए शिक्षक की ओर जो कुछ भी मिले उसे फेंकना शुरू कर देते हैं। नतीजन नया शिक्षक भयभीत हो जाता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद मारुगे शिक्षा बोर्ड से मिलने के लिए नैरोबी जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और वो उन्हें अपने शरीर के घाव दिखाता है। वो कहता है कि वे वहीं ले सकते हैं जिस पर उनका अधिकार हो। मारुगे बताता है कि बच्चों को अच्छे शिक्षकों की जरूरत है। वो उन्हें जेन को वापस लाने के लिए कहता है और फिर वो से चला जाता है। जबकि कुछ दिनों बाद जेन को उसके पुराने स्कूल में वापस ट्रांसफर कर दिया गया और सभी बच्चे और मारुगे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। बाद में मारुगे अपना पत्र जेन के पास देता है और उससे कहता है कि यह बहुत जटिल है और वह इसे पढ़ नहीं सकता। जेन देखती है और फिर अल्फ्रेड को पढ़ने के लिए पत्र देती है। वह पत्र पढ़ना शुरू करता है। वह पत्र केन्या के राष्ट्रपति का है और कहता है कि मारुगे को विभिन्न जेलों में बिताए गए सभी वर्षों के साथ कठोर व्यवहार का सामना करने के लिए बदले में उसे मुआवजा मिलने वाला है, जबकि उसने बिना किसी वजह के 10 साल अलग अलग जेलों में कैदियों में काटे थे। जेन उसके बारे में तब गर्व महसूस करती है और कहती है कि वह भी उसकी वजह से यहाँ है। तब मारुगे का कहना है कि यह अंत नहीं है और वह अपनी शिक्षा जारी रखना चाहता है और मरते दम तक पढ़ाई। फिल्म हमें यह बताते हुए खत्म होती है कि मारुगे ने उस उम्र में प्राइमरी स्कूल शुरू करने से उनका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी बन गया। शिक्षा के महत्व के बारे में बात करने के लिए मारुगे को विदेशों में कार्यक्रमों में एक स्पीकर के रूप में भी आमंत्रित किया गया। उनकी एक पुरानी तस्वीर दिखती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।